कहानी की शुरुआत होती है जब आइलैंड पर बने कोयले की कान दिखाई जाती है। यहाँ पर कोरियन मजदूर से बिल्कुल जानवरों की तरह काम लिया जाता है और तभी एक बच्चा पत्थर के नीचे दबने की वजह से मारा जाता है, जिसे देखकर सब लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली को दी जाती है और यहीं पर एक कोरियन आदमी दिखाया जाता है जिसे सारे कोरियन अपना लीडर कहते हैं। यहाँ वो लीडर 3 बच्चों से कहता है कि तुम तीनों को आज रात यहाँ से निकलकर किसी तरह कोरिया जाना होगा और फिर वहाँ जाकर तुम सबको बता सको कि यहाँ पर हमारे साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। तो उसी वजह से लीडर का एक आदमी बच्चों को गाइड करता है और तीनों बच्चों को उस आइलैंड से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से एक बच्चा पकड़ा जाता है जिसे देखते ही देखते गार्ड शूट कर देता है और वो मर जाता है। बाकी 2 बच्चे समंदर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वो दोनों भी बच नहीं पाते हैं। उनको भी एक शिप के जरिए पकड़ लिया जाता है। उसके बाद हमें कोरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉक बैंड बजाने वाला ली अपनी बेटी और बाकी बैंड मेंबर्स के साथ एक पार्टी में बैंड बजा रहा होता है। पार्टी के बाद ली अपनी एक दोस्त से मिलता है जो कि एक डिटेक्टिव है, क्योंकि ली को अपने पूरे बैंड ग्रुप के साथ जापान जाना है, इसलिए ली अपने दोस्त को कुछ पैसे भी देता है, जिस पर उसका दोस्त उसे वहां भेजने के लिए मान जाता है। जिसके बाद ली को अपनी बेटी और बैंड ग्रुप के साथ वो डिटेक्टिव एक शिप में बिठाता है जहाँ पर उनके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं और शिप एक जगह जाकर रुक जाती है। यानी उसका मतलब ये है कि ली के दोस्त ने उसे धोखा दिया है और उसे गलत जगह भेज दिया है और ली के अलावा और भी बहुत सारे लोगों को धोखा दिया गया, उनके साथ भी धोखा हुआ और वहाँ पर सारे ऑफिसर्स लोगों को ट्रेन में भरकर उस आइलैंड पर ले जाते हैं जहाँ पर कोयले की कान होती है और जैसे ही वो उस आइलैंड पर पहुंचने वाले होते हैं तो सारे ऑफिसर्स उन लोगों को मारने पीटने लगते हैं। तब वो सारे लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मत मारो, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनते। औरतों और बच्चों को उनकी फैमिली से अलग करके एक दूसरी बोट में बिठाकर उन्हें यहाँ से ले जाते हैं और ये देखकर सारे आदमी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब सारे आदमियों को एक जगह ले जाकर उनका सारा सामान उनसे ले लिया जाता है। माइन कंपनी का जूनियर मैनेजर आकर ली से कहता है कि चलो जापान का गीत बजाओ। उसके कहने पर सब लोग गीत बजाते हैं और इतनी देर में सीनियर मैनेजर भी आ जाता है जो सभी कोरियन से आए लोगों को कहता है कि हम आप सबका वेलकम करते हैं और अब से आप हमारे लिए ही काम करेंगे। अब उन सारे लोगों को अकाउंट स्लिप दी जाती है जिसमें उन लोगों से उस आइलैंड पर आने का खर्चा, यहाँ पर रहने का खर्चा, साथ ही इस तरह के बहुत सारे खर्चों की कीमत लिखी होती है जिनके पैसे कंपनी उन सारे मजदूरों की मजदूरी से काटेगी। इतने पैसे लेने के बावजूद भी उन्हें गंदा सा कीड़ों वाला खाना ही दिया जाता है, जिसके बाद सारे लोगों को माइन के अंदर काम करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ काम करने के बाद सारे लोग नहाने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ का सुपरवाइजर जो है तो एक कोरियन पर एक लड़के को मार रहा होता है। फिर ये देखकर एक गैंगस्टर जिसका नाम चॉय होता है वो सुपरवाइजर से लड़ने लगता है और इतने में माइन कंपनी का जूनियर मैनेजर वहाँ पर आ जाता है। तभी वहाँ पर वो कोरियन गैंगस्टर यानी चॉय उस जूनियर मैनेजर से कहता है कि मैं सुपरवाइजर से लड़ूंगा, अगर मैं हार गया तो तुम सबसे मैं कहता हूँ कि मैं तुम सबका गुलाम बनकर रहूंगा और अगर मैं जीत गया तो सभी मजदूरों का लीडर बनकर रहूंगा। जिस पर वो जूनियर मैनेजर मान जाता है। जिसके बाद चॉय उस सुपरवाइजर से लड़ने लगता है जहां वो उसे इतना मारता है कि उसकी बुरी हालत हो जाती है, उसे अधमरा कर देता है और जहां पर सीनियर लीडर आकर कहता है कि ये जापानी हम सब कोरियन को आपस में लड़वाना चाहते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आपस में मत लड़ो। लेकिन शर्त के मुताबिक अब चॉय सभी मजदूरों का लीडर बन जाता है। इधर सीनियर मैनेजर बहुत सारी औरतों और बाकी ऑफिसर्स के साथ खाना खा रहा होता है जहाँ पर ली की बेटी भी होती है और तभी सीनियर मैनेजर अपने ऑफिसर को अपना पसंदीदा गाना बजाने को कहता है और ये सुनकर ली की बेटी कहती है कि इस गाने की धुन और म्यूजिक मेरे फादर ने बनाया है और इस गाने को मैंने गाया है, लेकिन उसकी लैंग्वेज सीनियर मैनेजर को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो इसलिए एक कोरियन लड़की सीनियर मैनेजर को समझाती है। वो लड़की सीनियर मैनेजर को समझाने के लिए ली की बेटी के सॉन्ग को ट्रांसलेट करती है, जिसे सुनकर उस सीनियर मैनेजर को काफी अच्छा लगता है। इसलिए ली को पूरे बैंड ग्रुप के साथ सीनियर के पास ले जाया जाता है। यहाँ पर ली अपनी बेटी को देखकर
सुनकर काफी खुश होता है। दूसरी तरफ कोरियन आर्मी बेस पर एक ऑफिसर को उस माइन के लीडर की तस्वीर दिखाकर कहते हैं कि तुम्हें किसी तरह करके इसको उस आइलैंड से बाहर निकालना है, क्योंकि वो इकलौता इंसान है जो कि कोरियन का वहाँ पर लीडर है। तब उस बात पर वो आर्मी ऑफिसर मान जाता है। तभी वो खुद भी एक मजदूर बनकर उस आइलैंड के लिए निकल जाता है। इधर सीनियर मैनेजर एक पार्टी रखता है जिसमें माइन कंपनी के दूसरे मेंबर्स भी आते हैं। उस पार्टी में ली अपने बैंड ग्रुप के साथ परफॉर्म करके सभी को एंजॉय करवाता है। इधर गैंगस्टर चॉय और दूसरे मजदूर दूसरी माइन में काम कर रहे होते हैं, यानी कि माइन नंबर 2 में। और तभी वहाँ पर हादसा हो जाता है जहाँ कोयले से भरी एक ट्रॉली नीचे की तरफ जाने लगती है। उसके लपट में आकर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और वहाँ पर आग भी लग जाती है। ये सब सुनकर सीनियर मैनेजर अपने साथियों से कहता है कि माइन नंबर 2 बंद कर दो, क्योंकि वैसे भी वहाँ पर ज्यादा कोयला नहीं निकलता है और वहाँ पर कोरियन मजदूर हैं, इसलिए अगर वो मर भी गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए उसके साथ ये ऐसा ही करते हैं, माइन नंबर 2 को बंद कर देते हैं। और ये देखकर अंदर फंसे मजदूर काफी डर जाते हैं, लेकिन उस सीनियर को जब ये बात पता चलती है कि वो कोरियन का लीडर भी अंदर है, तो ये ऑर्डर करता है कि कैसे भी करके उसे वहाँ से बाहर निकालो, वरना सारे मजदूर हड़ताल पर उतर आएंगे। तो इसलिए जापानी मजदूर माइन नंबर 2 को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें नाकाम रहते हैं। इधर वो सभी माइन में अंदर डायनामाइट का ब्लास्ट करके वहाँ से बाहर आ जाते हैं। यहाँ वो लीडर मजदूरों के पास आता है, जिसे वो देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और वहाँ पर आर्मी ऑफिसर भी मौजूद होता है, जिसको उस लीडर को वहाँ से निकालने के लिए भेजा गया था। फिर आर्मी ऑफिसर उस लीडर के पास जाकर उससे बताता है कि मुझे आपको यहाँ से ले जाने के लिए भेजा गया है, पर उसके लिए मुझे एक टेलीग्राफ की जरूरत होगी ताकि मैं आर्मी से राब्ता करके जहाज यहाँ पर मंगवा सकूँ। तब ये सुनकर वो लीडर कहता है, ठीक है, जल्द से जल्द मैं टेलीग्राफ का बंदोबस्त करवा देता हूँ। इसलिए वो ऑफिसर आकर ली से कहता है कि मुझे ऑफिसर के रूम की चाबी चाहिए, क्योंकि उस ऑफिसर के रूम में टेलीग्राफ है। लेकिन ली यहाँ उससे पहले पूछता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम्हें वो चाबी चाहिए क्यों, तुम उस टेलीग्राफ को हासिल करने क्यों चाहते हो। तब ये सुनकर वो आर्मी ऑफिसर कहता है कि असल में मैं उस लीडर को यहाँ से ले जाने आया हूँ और मैं आर्मी का एक ऑफिसर हूँ। ये सुनकर ली कहता है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें इस शर्त पर भी चाबी दूंगा कि अगर तुम मुझे और मेरी बेटी को भी इस आइलैंड से ले जाओगे। और ये सुनकर वो ऑफिसर मान जाता है। और उसके बाद ली छुपके से ऑफिसर की चाबियों के गुच्छे से केबिन की चाबी को गर्म करके उसका प्रिंट एक फिल्म रील पर लेता है, जिसके बाद वो उस पेन को अपने दोस्त को देकर चाबी बनवाता है। चाबी बनवाने के बाद वो उसे आर्मी ऑफिसर को दे देता है, जिसकी मदद से वो आर्मी ऑफिसर केबिन में आ जाता है। वहाँ वो आर्मी ऑफिसर से कांटेक्ट करके एक शिप मंगवाता है और वहीं पर उस आर्मी ऑफिसर को कोरियन अकाउंट रिकॉर्ड भी मिलता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आइलैंड के ऊपर से दुश्मनों की बहुत सारी प्लेन बॉम्बर गुजरते हैं, इसलिए सभी लोग अपने घरों में जाकर लाइट्स ऑफ कर देते हैं। वहाँ पर मौके का फायदा उठाकर आर्मी ऑफिसर उस लीडर को एक जगह पर लेकर आ जाता है और उससे पॉइंट पर ले लेता है और उसे कहता है कि मुझे केबिन से कोरियन अकाउंट रिकॉर्ड मिला है, जिसके मुताबिक आइलैंड पर जितने लोग काम करते हैं, ये मजदूर या फिर जो लोग मर जाते हैं, उनका मुआवजा उनको नहीं देते, बल्कि वो आधा सीनियर मैनेजर और आधा तुम्हारे अकाउंट में जाता है। उन सारे पेपर्स पर तुम्हारे साइन भी हैं। ये सब सुनकर वो लीडर कहता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, बल्कि वो सीनियर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तब इतने में वो ली भी अपनी बेटी के साथ वहाँ आ जाता है। लेकिन अब पूरे आइलैंड पर ब्लास्ट होने लगते हैं, जिसमें वो सीनियर मैनेजर भी जल जाता है। जहां बाद में सारे जापानी बंकर में जाकर सभी कोरियंस को वहां पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन उसका फायदा उठाकर वो लीडर यहां से भागने लगता है, लेकिन तब उसे वहां बचाने के लिए उसका खास आदमी वहां पर आ जाता है। यहाँ वो आदमी अपने उस खास आदमी से सवाल करता है कि क्या तुमने इस अकाउंट रिकॉर्ड को देखा है। उसका खास आदमी हाँ में जवाब देता है, हाँ मैंने देखा है। इसलिए वो लीडर उसे वहीं पर शूट करके मार देता है और ये चीज ली और उसकी बेटी छुपकर देख लेते हैं। माइन कंपनी का सीनियर ऑफिसर जूनियर को कॉल करके कहता है कि हिटलर मारा गया। जिसने भी नाजी की मदद की उसको
क्रिमिनल मानकर उसके ऊपर हमला किया जा रहा है और अमेरिका ने हिरोशिमा पर बहुत खतरनाक बम गिरा दिया है, जिसकी वजह से पूरा हिरोशिमा बर्बाद हो गया है। अब ये सुनकर जूनियर मैनेजर अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है कि हमारा सीनियर मैनेजर जख्मी है क्योंकि वो जल चुका है ब्लास्ट में, इसलिए अब हमें मदद चाहिए। ये सुनकर वो सीनियर ऑफिसर कहता है कि अब तुम ऐसा करो कि अपने सीनियर मैनेजर को मार दो और तुम सीनियर बन जाओ। इसलिए वो जूनियर मैनेजर ऐसा ही करता है और सीनियर को मार देता है। अगले दिन सारे जापानीज कोरियंस को भगाने के लिए धरना दे रहे होते हैं क्योंकि एक कोरियन ने जापानी बच्ची के साथ मिसबिहेव करके बाद में उसे मार दिया। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि उस बच्ची के साथ जबरदस्ती उस सुपरवाइजर ने की थी। अपने आप को बचाने के लिए वो सारा इल्जाम उस गैंगस्टर चॉय पर लगा देता है। तभी वहाँ पर जूनियर मैनेजर कहता है कि मैं सभी जापानीज से वादा करता हूँ कि इसकी सजा कोरियंस को जरूर मिलेगी। इसलिए जापानी लोग चॉय को पकड़ कर ले जाते हैं और जूनियर मैनेजर उस लीडर से कहता है कि मैं तुम्हारे यहाँ जाने का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन बदले में वो पैसा जो तुमने मजदूरों से कमाया है उसमें से आधा मुझे भी देना होगा और साथ ही तुम्हें यहाँ से जाकर अमेरिकन से कहना होगा कि हम कोरियंस की यहाँ पर अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, उनका काफी ख्याल करते हैं, क्योंकि अगर उनको पता चल गया कि हमारा कोरियंस के साथ इतना बुरा सलूक है तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो हमारा बुरा हाल कर देंगे। और रही बात यहाँ के कोरियंस की, मैं तो उन्हें माइन के अंदर ही मार कर दफन कर दूंगा। तभी ये सुनकर लीडर मान जाता है और लेकिन ये बात वो आर्मी ऑफिसर और ली की बेटी छुप कर सुन लेते हैं। उसके बाद वो लीडर सभी कोरियन से कहता है कि इन जापानीज ने चॉय को गलत फंसाया है और साथ ही वो हमारे साथ भी काफी बुरा सलूक करते हैं, इसलिए मैंने सीनियर से सिलसिले में बात की है और उसने हमारी बात सुन भी ली है। इसलिए अब से हमें अच्छा खाना और ज्यादा मजदूरी मिलेगी, लेकिन उस खुशी में सबको माइन में आना है क्योंकि वहाँ पर सेलिब्रेशन का एक इवेंट होने वाला है, जिसका सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर आर्मी ऑफिसर सबसे कहता है कि ये लीडर जो भी कह रहा है झूठ कह रहा है, क्योंकि इसने असल में आप सबके साथ धोखा किया है। ये इंसान सीनियर और जूनियर से मिलकर आप लोगों के सारे पैसे मुआवजे खा जाता है। ये सुनकर वो लीडर सबसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप सबको झूठ बोल रहा है क्योंकि असल में ये अमेरिका का जासूस है, तो इसलिए तुम लोग इसकी बातों में मत आओ। और तब ली वहाँ पर सबको अकाउंट रिकॉर्ड दिखाता है। तब वहाँ पर ली की बेटी भी सबसे कहती है कि आर्मी ऑफिसर बिल्कुल ठीक कह रहा है क्योंकि इसने मेरी आंखों के सामने अपने वफादार साथी को भी मार दिया है। ये सुनकर सारे लोग उस लीडर के खिलाफ हो जाते हैं और वो आर्मी ऑफिसर उस लीडर को वहीं पर मार देता है। उसके बाद अब ये लोग चॉय को भी आजाद कर देते हैं। इधर आर्मी ऑफिसर सबसे कहता है कि हम कोयले ले जाने वाले जहाज की मदद से यहाँ से निकलेंगे। ये सुनकर सब लोग की बात मान जाते हैं और वहीं पर हथियार बनाने लग जाते हैं ताकि उन पर हमला हो तो वो अपना बचाव कर सके। इसलिए सबसे पहले वो आर्मी ऑफिसर कुछ लोगों को के साथ मिलकर उस कोयले वाले जहाज पर कब्जा करता है। तब सब उस लकड़ी की उस ब्रिज जहाँ से जहाज में कोयला डाला जाता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं, इसलिए ली उनका ध्यान भटकाता है जहाँ आर्मी ऑफिसर अपने साथियों के साथ उनको मार देता है। जिसके बाद अब ये सब लोग ब्रिज से होकर जहाज में जाने लगते हैं और बाकी कोरियंस जापानीज को घरों में बंद करके उनमें आग लगा देते हैं। अब उन्हें ऐसा करता वहाँ जूनियर मैनेजर देख लेता है और यहीं पर दो सोल्जर्स कोरियंस को भागता देख लेते हैं। इसलिए आर्मी ऑफिसर उनको भी शूट करके मार देता है। लेकिन बुलेट की आवाज़ सुनकर वो सीनियर उनको देख लेता है, इसलिए वो अपने सभी सोल्जर्स को उनके पीछे भेज देता है उनको मारने के लिए। इसलिए अब चॉय उस लड़की और अपने साथियों के साथ जापानी सोल्जर्स के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिस रस्सी से सभी कोरियंस लोग उतर रहे होते हैं, देखते ही देखते वो भी टूट जाती है और जापानीज के अटैक से बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। उसी वजह से सब कोरियंस उस ब्रिज पर भी एक साथ चढ़ने लगते हैं, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से वो ब्रिज भी टूट जाती है।
जिसकी वजह से आधे लोग तो जहाज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन आधे लोग वहां पर फंस जाते हैं। और अब यहाँ पर देखते ही देखते खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। तब यहाँ ली अकेला ही उस ब्रिज को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो ब्रिज नहीं उठ पाती, इसलिए उसकी बेटी अब उसकी मदद करने के लिए आ जाती है। ये देखकर सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए, ब्रिज को उठाने के लिए। तभी यहाँ लड़ते हुए इस कोरियन लड़की को गोली लग जाती है, जो गोली असल में सुपरवाइजर ने चलाई होती है। उसी वजह से चोए को काफी गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो सुपरवाइजर से लड़ने जाता है, जहाँ पर वो उसकी गर्दन की और बॉडी की हड्डियां तोड़कर उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। लेकिन जब वो उस कोरियन लड़की के पास आ रहा होता है तभी उसे भी गोली लग जाती है, लेकिन किसी तरह वो उस कोरियन लड़की के पास आ जाता है और वहाँ पर उन दोनों के मरते मौत हो जाती है। इधर ली अपनी बेटी को बिठाकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन उस जूनियर मैनेजर से शूट कर देता है और बदले में ली भी उसे शूट कर देता है। जब ये देखकर ली की बेटी फादर की तरफ भागती है तो वो जूनियर उसे पकड़ लेता है और उसे प्रिजनर बना लेता है। तभी ये देखकर आर्मी ऑफिसर उस पर पत्थर मारता है, जिसकी वजह से वो ली की बेटी को छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो ली को शूट करने वाला होता है तभी ली की बेटी बोतल वाले बॉम्ब उसके ऊपर फोड़ देती है, जिसकी वजह से वो जूनियर जलने लगता है। तभी वो आर्मी ऑफिसर उसका गला काट कर सभी जापानीज से कहता है कि सीनियर, जूनियर और सुपरवाइजर सभी मार जा चुके हैं। तभी अब हम ये वॉर खत्म करते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ से जा रहे हैं। तभी उसकी ये बात सुनकर सभी जापानीज यहाँ पर रुक जाते हैं, जबकि बचे हुए कोरियंस ब्रिज के जरिए जहाज में सवार हो जाते हैं। लेकिन जख्मी होने की वजह से ली की हालत काफी खराब होती है, इसलिए वो आखिरी टाइम में उस आर्मी ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता है कि मरने के बाद बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहकर ली भी दम तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसकी बेटी काफी दुखी हो जाती है और टूट जाती है। लेकिन तभी उन सभी लोगों को अपने सामने एक काफी बड़ा ब्लास्ट दिखाई देता है, जो नागासाकी पर अमेरिका के बॉम्ब गिराने की वजह से हुआ था। इसे देखकर सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर आखिर में ली की बेटी को दिखाते हुए मूवी का एंड हो जाता है।